सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए एनएफओ के ऊपर। रिसेंटली कोटक ने अपना एक नया एनएफओ मार्केट में अभी लॉन्च किया है, जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की बात करें तो आई थिंक इस एनएफओ के अंदर पोटेंशियल एंड डिमांड इस टाइम पे काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि जो पैसे हम इस एनएफओ में आज इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, आर मनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ टूरिज्म सेक्टर। जी हाँ, तो एनएफओ अभी जो इस टाइम पे एक नया आया है कोटक में, वो टूरिज्म सेक्टर के साथ में आया हुआ है। दैट मीन्स जो भी पैसे आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे, आपका पैसा टूरिज्म सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि एनएफओ किस टाइप से काम करने वाला है, कितना पोटेंशियल यहाँ पे रह सकता है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, एनएबी का प्राइस क्या रहेगा, एनएफओ का स्टार्टिंग डेट क्या है, एंड डेट क्या है, एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस कि अगर आप इस फंड में अप्लाई अगर करने के लिए जा रहे हैं तो अभी आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिलहाल के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। क्या इसमें नेगेटिव चीज़ें उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस एक वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो अगर पसंद आती है इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। तो गाइस, अगर हम पीपीटी के माध्यम से अगर इस फंड को अगर अंडरस्टैंड करें तो फंड है कोटक निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड। ठीक है, दिस इज द इंडेक्स फंड, और जो पैसे आप इस फंड में लगाने के लिए जा रहे हैं, आपका पैसा इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है, टूरिज्म सेक्टर की तरफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। टूरिज्म की बात करें तो काफ़ी अच्छा डिमांडिंग सेक्टर है। ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स हैं जो टूरिज्म से बिलोंग करते हैं, और उनके रिटर्न्स अगर आप चेक करोगे इवन लास्ट 1 2 3 ईयर समथिंग के, तो रिटर्न काफ़ी अच्छे खासे दिए हैं। हाँ, कोविड के टाइम पे टूरिज्म सेक्टर के अंदर ऐसे मल्टीपल इवन टूरिज्म सेक्टर ही बहुत तेजी में पिटा था उस टाइम पे कोविड के अंदर देखा जाए तो नॉर्मल अगर हम पैंडेमिक को अगर हटा दें, ठीक है, अगर मैं पैंडेमिक को अगर साइड कर देता हूँ, अपार्ट फ्रॉम पैंडेमिक अगर नॉर्मल डेज के हिसाब से अगर देख के चलें तो आई थिंक ये सेक्टर डिमांडिंग सेक्टर है, बहुत तेजी में ग्रो करने वाला भी सेक्टर है। और टूरिज्म की डिमांड आप सब जानते हैं कि डे बाय डे बढ़नी है, राइट। आप सब ट्रैवल करना पसंद करते हैं, और टूरिज्म के अंदर बहुत चीज़ें आती हैं, जिसमें अगर आप कंपनीज अगर चेक करेंगे ना, और उनके अगर आप स्टॉक के रिटर्न अगर चेक करेंगे लास्ट 1 2 3 ईयर समथिंग के, यू विल से कि हाँ, इस सेक्टर के अंदर स्कोप है अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेगेटिव पॉइंट एक ये भी है कि अगर मान लो ऑलरेडी जैसे कोविड आया था पहले, जिस वजह से टूरिज्म पे काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा था, मार्केट काफ़ी डाउन गया था टूरिज्म का भी, इवन मल्टीपल मार्केट डाउन गए थे, लेकिन टूरिज्म भी काफ़ी तेजी में उस टाइम पे पिटा था। तो ये यहाँ पे नेगेटिव है कि कल की डेट में अगर मान लो फिर कुछ पैंडेमिक आ गया, अगर फिर कुछ लॉकडाउन लग जाता है, अगर टूरिज्म ट्रैवल वगैरह अगर ये सारी चीज़ें अगर बंद हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट मतलब पड़ेगा इस फंड के ऊपर अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो जहाँ तक मुझे लगता है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ग्रोथ का चांस बढ़िया है। अगर थोड़ा बहुत पैसा अगर डाइवर्सिफाई करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे रिस्क रहने वाला है वेरी हाई। और सेक्टर वो है कि मतलब आप एक सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल सेक्टर के ऑप्शन है, जैसे फाइनेंस है, ऑटोमोबाइल है, आईटी अवेलेबल है, कैपिटल गुड्स अवेलेबल है, तो उससे फायदा ये होता है कि अगर मान लो आईटी नहीं चल रहा है तो दूसरे सेक्टर से रिकवरी हो जाती है। बट यहाँ पैसा आपका एक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। मतलब अगर आप किसी भी एक सेक्टर अगर फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पर पैसा आपका एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहाँ पर रिस्क भी उतने हाई लेवल का होता है। हो सकता है रिटर्न आपको बहुत बढ़िया निकाल के दे दे, और ऐसा भी हो सकता है कि माइट भी अगर टाइम बुरा रहा तो रिटर्न आपको खराब बना के भी दे सकते हैं, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी एक सेक्टर की तरफ है। कि कोविड के टाइम पे मल्टीपल सेक्टर चले थे, काफ़ी गिरे भी थे। तो अगर जो फंड है जहां पर मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे हमारे पास स्टॉक के, तो वहां यही फायदा होता है कि अगर 4-5 सेक्टर नहीं भी चले तो और सेक्टर से रिकवरी हो जाती है। बट यहाँ टूरिज्म में लग रहा है, तो जहां तक मुझे लगता है रिस्क होने वाला है यहाँ पर वेरी हाई। हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम पैंडेमिक को अगर साइड करते हैं, नॉर्मल डेज के हिसाब से अगर लेके चलते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि सेक्टर बहुत बढ़िया है, डिमांडिंग है, और यहाँ से काफी अच्छा खासा ग्रोथ बन सकता है। बाकी डिसीजन विल बी योर्स। ठीक है, एनएफओ की अगर स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें, इसका स्टार्टिंग डेट जो रहेगा दिस इज द 2 सितंबर, एंड इसका जो लास्ट डेट है ये है आपका 16 सितंबर। मतलब अगर आप इस फंड को ऐसा अगर एनएफओ अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको 2 तारीख से लेकर के आप 16 सितंबर तक एज ए एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसमें अलॉटमेंट डेट की बात करें तो इसका अलॉटमेंट डेट रखा गया है 23 तारीख का। अगर आपने इस फंड को मान लो अप्लाई किया 2 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर के बीच, तो कंफर्मेशन जो है अलॉटमेंट का आपको वो 23 सितंबर को ही मिलेगा। ठीक है, एनएबी का प्राइस रहेगा 10 रुपये का। अगर हम इसको एज एनएफओ के फॉर्म में अगर अप्लाई करते हैं तो 10 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट आपको यहाँ पर दे दी जाएंगी। और एक्सपेंस रेशो की अगर बात करें तो एक्सपेंस रेशो का फिलहाल कंपनी ने फिलहाल कोई जिक्र अभी किया नहीं है, बिकॉज मल्टीपल जब एनएफओस आते हैं तो कंपनीज कई बार एनएफओस का जिक्र मतलब चार्जेस का जिक्र पहले नहीं कर पाती है मल्टीपल एनएफओस के अंदर। तो कंफर्मेशन अभी एग्जैक्टली नहीं है कि कितना एक्सपेंस रेशो रहेगा, बट जो भी रहेगा वो एज सुन एज पॉसिबल मालूम पड़ जाएगा।
बाकी म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, इंडेक्स फंड में कोई इतना ज़्यादा वैसे रहता तो नहीं है, बट जो भी है यू विल गेट कंफर्मेशन आफ्टर द अलॉटमेंट। एग्जिट लोड की बात करें तो इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसमें एग्जिट लोड नील रहने वाला है। कल की डेट में अगर आपको लगता है कि भाई ये सेक्टर बहुत तेजी में गिर रहा है, आई थिंक रिकवरी नहीं हो पाएगी, ये सेक्टर से ग्रोथ का चांस नहीं है, मान लो कुछ भी आपको इमरजेंसी है, यू वांट टू विड्रॉ सम मनी, आपको अपना पैसा विड्रॉ करना है, तो यहाँ पे कोई लॉक इन नहीं है, यू कैन विड्रॉ अमाउंट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो आपकी मर्जी रहेगी। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप जब भी विड्रॉ करते हैं इसमें से कोशिश करिए थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं तो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जहाँ तक मुझे लगता है आई थिंक इतना अच्छा स्कोप यहाँ पे शायद नहीं है। तो ट्राई टू गो फॉर अ लॉन्ग टर्म, कोशिश करिए कि पैसा लॉन्ग टर्म में यहाँ से निकालिए। बाकी अगर बीच में निकालना है तो निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है। इसमें एग्जिट लोड रहेगा 0। तो मल्टीपल फंड्स में किसी में एग्जिट लोड रहता भी है ज़्यादातर फंड्स के अंदर, बट यहाँ पे एग्जिट लोड नहीं रहेगा। आप अपना पैसा जब निकालिए वो आपकी मर्जी है, एग्जिट लोड यहाँ पर 0 रहेगा। टैक्सेस की बात करें तो यहाँ पे LTCG भी होगा और STCG भी होगा, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो उस पर मैं डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी सरकार ने कुछ नए चेंजेस किए हैं। अगर मैं पूरा समझाऊंगा तो वीडियो बिल्कुल वेरी लॉन्ग। तो मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पर आप जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आपको टैक्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिले कि क्या LTCG है, STCG है, और अभी जो नया चेंजेस हुआ है उसके हिसाब से हमारे ऊपर किस तरीके से टैक्स इंप्लीमेंट होने वाला है। एक बार प्लीज वीडियो चेकआउट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगर अमाउंट की बात करें हम लोग कितना यहाँ पे रहेगा, तो अगर आपको मान लो लमसम फॉर्म में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो कम से कम इसको 100 रुपीज़ देकर आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको SIP के फॉर्म में अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो भी आप 100 रुपीज़ दे करके आराम से इस फंड को शुरू कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत कम है यहाँ पे। कुछ अगर थोड़ा बहुत पैसा अगर आप लगाना चाहें, 500, 1000, 2000, वट एवर इज योर बजट, और जितने पे आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये फंड मेरे हिसाब से बेनिफिशियल है, मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आपकी मर्जी है, अमाउंट आपको जितना डालना उतना डालो, बट कम से कम 100 रुपीज़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेट रहेगा, ठीक है। एंड द लास्ट वी विल डिस्कस कि अगर हमें इस फंड अप्लाई अगर करना जा रहे हैं तो हमें इस अप्लाई भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए सजेशन मेरा सिंपल सा है आपसे, अगर आप इस फंड में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, रिटर्न का स्कोप काफ़ी अच्छा खासा है, क्योंकि सेक्टर परफॉर्मिंग है। पहले भी ऑलरेडी इस सेक्टर के काफ़ी स्टॉक आ चुके हैं, उनके रिटर्न भी काफ़ी अच्छे हैं, और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप जाओगे तो ग्रोथ का चांस बढ़िया रहेगा। बट हाँ ये है कि आपकी डिपेंडेंसी एक सेक्टर पे हो जाती है। अगर अपना पैसा आप किसी एक सेक्टर पे लगा रहे हैं तो रिस्क बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। तो कल की डेट में अगर ट्रैवल बहुत तेजी में अगर पिटा सेक्टर, तो आपका पैसा भी बहुत तेजी में नीचे डाउन जा सकता है। तो एक जहाँ तक मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेस्ट, अगर हम पैंडेमिक वगैरह सब कुछ अगर साइड करते हैं, नॉर्मल डेज के हिसाब से अगर हम लेके चलते हैं। बाकी अगर पैंडेमिक अगर मान लो कुछ अगर हो जाता है इनकेस एक सेक्टर है, तो रिस्क थोड़ा सा यहाँ पे हाई रहेगा आपके लिए, वेरी हाई रहेगा, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए फंड, अगर आपको लगता है कि ये फंड मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, डिसीजन वो डेफिनेटली आपका होगा कि मैं इतना भी रिस्क ले सकता हूँ कि नहीं, मेरे लिए ये पोर्टफोलियो बेनिफिशियल है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए बेनिफिशियल है, टर्म्स एंड कंडीशन सारी समझ आ जाती है, देन अगर आप चाहें तो यू कैन टेक द कॉल इन दिस फंड, ठीक है। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपके काफी हेल्पफुल रहा होगा। कुछ अगर डाउट रहता है अपना क्वेश्चन आप रेज करिए कमेंट में, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।